हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सीटी क्लासेस में। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो मैं वीडियो बताने वाला हूँ वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब किस चीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? क्लास 12 के हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको यहाँ लिख रखा है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली के वर्णन करें। तो बच्चों, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, अब मैं आपको चैप्टर वाइज जो है वो सीरियल वाइज बताऊंगा कि फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख भी दिया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा की जल निकास प्रणाली क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि हड़प्पा की जल निकास प्रणाली क्या थी। तो हड़प्पा की जल निकास प्रणाली बड़ी सावधानी से पूर्व तरीके से की गई थी। मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हड़प्पा की निकास प्रणाली जो थी, जल निकास प्रणाली, बहुत ही अति सावधानी की तरीके से बनाई गई थी। सावधानी तरीके से मतलब केयरफुल तरीके से इसको बनाई गई थी। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपका कि जो हड़प्पा की जल निकास प्रणाली बहुत सावधानी पूर्वक तरीके से बनाई गई थी। दूसरा पॉइंट, यहाँ की जो नालियां होती थी वो ढकी हुई होती थी। क्या होती थी? नालियां ढकी हुई होती थी और नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। नालियों के साथ गलियों को बनाया गया। तीसरा पॉइंट याद हो गया। पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ की जो नाली प्रणाली थी, जो निकास प्रणाली थी, बहुत सावधानी पूर्वक तरीके से की गई थी, बनाई गई थी, आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा, यहाँ की नाली ढकी हुई होती थी ताकि बदबू ना आए। और तीसरा मैंने आपको बताया कि जो यहाँ की जो नालियों के साथ क्या है, गलियों को बनाया गया था। अब ये नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि जो नालियां होती थी उसकी नियमित अंतराल पर सफाई होती थी। चौथा पॉइंट क्या लिखना है? नियमित अंतराल पर इसकी सफाई होती थी। तो ये मैंने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली के कुछ पॉइंट। अब इसके अलावा लिख सकते हो नालियां जो पक्की ईंटों से बनाई गई थी, ये भी आप लिख सकते हो कि जो नालियां थी वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड है हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी। कृषि प्रौद्योगिकी का वर्णन करना है। अब मैंने सेकंड क्वेश्चन बताया हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी, कृषि के बारे में लिखना है। तो आप क्या क्या लिखेंगे पॉइंट? तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि हड़प्पा की जो कृषि जो थी, व्यवसायिक एक तरीके से कृषि वो थी, काम तो मतलब व्यवसायिक थी, मतलब वैसे मतलब काम के लिए, पैसे कमाने के लिए इससे मेन मानी जाती थी। तो आप लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख जो व्यवसायिक जो थी वो क्या थी? कृषि थी। व्यवसायिक जो कृषि मानी गई है। नेक्स्ट है दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न प्रस्रों में गेहूं, जौ, सफेद चना और तिल, राई के मटर के दाने मिले हैं। तो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि यहाँ पर गेहूं, चने, सफेद चने जो है, और जौ के एक तरीके से, और लिख सकते हैं सफेद चना और तिल, राई के दाने मिले हैं, जिससे पता चलता है यहाँ पर ये खेती होती थी। दूसरा पॉइंट है कि खेतों, नेक्स्ट पॉइंट जो तीसरा वो है, खेतों की जुताई के लिए लकड़ी के हलों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? लकड़ी के हलों का इस्तेमाल किया जाता था, ये आपको रखना है। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग खेतों की जुताई के लिए बैल का प्रयोग भी करते थे। किसका प्रयोग करते थे? बैल का प्रयोग करते थे। ये मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बताया। किसका प्रयोग करते? बैल का। और फसल काटने के लिए तांबा और कई प्रकार के हंसियों का प्रयोग करते थे। तो बच्चों, ये दो क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए, मतलब चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको इसलिए बता रहा था कि क्लियर है। नेक्स्ट है थर्ड, हड़प्पा लिपि की विशेषता। हड़प्पा लिपि की विशेषता क्या है? हड़प्पा लिपि की जो विशेषता है उसमें लिखेंगे आप कि हड़प्पा की जो लिपि थी संकेत देने वाली थी। मतलब क्या थी? संकेत, मतलब ये सिंबल जो थे वो संकेत देते थे, और जिन्हें आज तक नहीं पढ़ा जा सकता, बस संकेत देते थे। ठीक है। नेक्स्ट, ये लिपि दाई से बाई लिखी जाती थी। दाई से बाई लिखी जाती थी, और दाई और खुला हिस्सा मिलता था, बाई और भरा हुआ हिस्सा मिलता था। ठीक है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इस पर बने चित्र से देखकर अनपढ़ लोग भी इसको पहचान लेते, क्योंकि इसको पढ़ तो पढ़ नहीं सकते थे, मगर जो इसमें जो चित्र थे उनको देखकर एक तरीके लोग पहचान लेते थे इसमें क्या लिखा है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की संख्या जो है, लिपि की संख्या लगभग 375 से लेकर 400 तक के बीच में है। याद रखना है, 375 से 400 तक के बीच में। और सबसे लंबे अभिलेख जो है लगभग 26 चिन्ह है। इसमें कितने? 26 चिन्ह पाए गए हैं। किसमें? हड़प्पा लिपि में। तो ये मैंने आपको पॉइंट बताया, आप साथ साथ नोट कर लीजिए। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप बैक जाके इसको देख सकते हैं, मैंने पॉइंट कौन कौन से बताए आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? फोर्थ, मोहन जोदड़ो की विशेषता। अब मोहनजोदड़ो की विशेषता क्या है? ये चार क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है। या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता आती है या मोहनजोदड़ो की विशेषता आती है, आपको लिखना क्या है? पहले मोहनजोदड़ो की विशेषता। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मरे हुए लोगों का शहर, क्योंकि ये 7 बार स्थापित हुआ, 7 बार बना।
तो याद रखना है। मोहनजोदड़ो सिंधु के लड़काना जिले में स्थित है। कहां पर है? सिंधु के लड़काना जिले में स्थित है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है। सिंधु भाषा के अनुसार मोहनजोदड़ो का अर्थ है मरे हुए लोगों का शहर। मैं सेकंड पॉइंट बता दिया आपको, पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट, यह नाम मोहनजोदड़ो का पतन के बाद दिया गया। किसके बाद दिया? पतन। जब मोहनजोदड़ो का पतन हो गया तब उसके बाद इसका नाम दिया गया। 5000 वर्ष पहले विकसित शहर के रूप में उभरा और फिर क्या हुआ? 7 बार पुनः स्थापित हुआ, 7 बार नष्ट हो गया। ये मैंने आपको पॉइंट बता दिया है, क्योंकि ये मोहनजोदड़ो का अर्थ जो काफी पूछने के लिए आता है, 1 मार्क्स में याद रखना है। इसमें क्या होता है, यहाँ की जो बस्तियां थी वो 2 भागों में विभाजित थी, दुर्ग और निचला शहर। किसमें विभाजित थी? दुर्ग और निचला भाग में डिवाइड थी। मतलब दुर्ग मतलब ऊपर और निचला मतलब नीचे का शहर। नेक्स्ट, दुर्ग की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी। किसकी? कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी। नेक्स्ट, निचला शहर दीवारों से घेर कर बनाया गया था। भट्टी में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। भट्टियों में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। और सड़कों व गलियों को ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। ग्रिड पद्धति क्या होता है? जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है। कैसे? जैसे कि मान लो ये जो गलियां है वो इस तरीके से 90 पे काट रही है। एक गली ये रही, फिर दूसरी गली, फिर तीसरी गली ये रही, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे थे। तो ये याद रखना आपको। और यहाँ पर सड़कों तथा गलियों को ग्रिड पद्धति में काटा गया, जो समकोण पर काटती थी। और यहाँ की जो जल निकास प्रणाली वो बहुत नियोजित थी। और नालियों के साथ साथ गलियों को बनाया गया था, जैसे मैंने आपको बताया है। ये आपको याद रखना है। ये मैंने आपको पॉइंट इसलिए बताया था कि आपको क्वेश्चन आता है मोहनजोदड़ो की विशेषता, तो आप यही पॉइंट लिख सकते हैं। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ, मोहनजोदड़ो के स्नान घर के बारे में बताते हैं। स्नान जो है, स्नानाघर बहुत जो फर्श है वो पक्की ईंटों से बनाए गए थे। स्नानाघर मतलब था बाथरूम। स्नानाघर मीन्स होता है बाथरूम। जो स्नानाघर थे वो एक तरीके से पक्की ईंटों के चबूतरे बनाए गए थे। स्नानाघर के तीनों ओर कमरे बनाए गए थे और इसमें एक बड़ा कुआं होता था जिसका इस्तेमाल बाहर के लोग भी और घर के लोग भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ लिख देता हूं। शिल्प उत्पादन की पहचान किस प्रकार की जाती थी? तो शिल्प उत्पादन की पहचान किस प्रकार की जाती थी? पुरातात्विक शंकु तथा तांबा, आयक्स जैसे कच्चा माल, औजार, त्यागे गए माल, कूड़ा कचरा आदि से उत्पादन केंद्र की पहचान की जाती थी। मतलब शिल्प उत्पादन की पहचान किससे की जाती थी? जो भी चीज त्याग दी गई है उससे, कूड़ा कचरा, औजार, इनसे एक तरीके से कच्चे माल, अयस्क, इनसे पहचान की जाती थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के लोग चाक की सहायता से, किसकी सहायता? चाक की सहायता से मिट्टी से के शानदार बर्तन बनाते थे और इन्हें लाल रंग से और काले रंग से रंगते थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इसमें कुल बर्तनों की चमकीला जो है चिकना बनाया जाता था। ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट मैंने आपको हड़प्पा की लिपि की विशेषता बता दी है। ये 5 जो क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड एग्जाम में एक तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आपको ये याद रखना है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है आपका चैप्टर राजा, किसान और नगर। ये तो हड़प्पा चैप्टर था। अब राजा किसान का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, वो है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी को एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? यह क्वेश्चन आ सकता है। मगध के शक्तिशाली महाजनपद बनने के पीछे कारण। तो आपको याद क्या रखना है कि 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक जो है 16 महाजनपद जो महाजनपद है 6ठी शताब्दी को एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? 16 महाजनपद को एक 6ठी शताब्दी में महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर मैंने लिख दिया, मगध के शक्तिशाली महाजनपद बनने के पीछे क्या कारण थे? तो फर्स्ट जो मैं आपको बता 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद क्या है? इसमें राज्य जिसमें 12 राजतंत्र 4 गणतंत्र राज्य होते थे। 16 महाजनपद का अर्थ क्या था है? जिसमें 4 गणतंत्र और 12 राजतंत्र होते थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी को एक महत्वपूर्ण काल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें नगरों राज्यों में बढ़ते लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ देखा जाता है। मैं दोबारा बताता हूँ पॉइंट कि इसको शक्तिशाली महाजनपद के रूप में क्यों देखा जाता है, महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें क्या 6ठी शताब्दी को एक महत्वपूर्ण काल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें क्या था? नगरों और राज्यों में लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ देखा जाता है, इसलिए 6ठी शताब्दी को एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। तीसरा है इसमें, इस काल में जो है इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म के विचारों का विकास हुआ। इसी काल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विचारों का विकास हुआ।
प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी और किले से घेरकर बनाई जाती थी। मतलब प्रत्येक जो महाजनपद होता है उसकी राजधानी होती थी और किले से घेरकर बनाई जाती थी। अधिकार महाजनपद में राजा का शासन होता था और किलेबंदी राजधानियों के रखरखाव के लिए की जाती थी। जो घेराबंदी जो की जा रही है, किलेबंदी की जा रही है, वो रखरखाव और सेफ्टी के लिए की जाती थी। अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें जो मगध के शक्तिशाली महाजनपद बनने के पीछे क्या कारण थे। तो पहला है इसमें 6ठी से 4वीं शताब्दी में पूर्व मगध शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। छठी से 4वीं शताब्दी, याद रखना 6ठी से 4वीं शताब्दी तक ये एक महत्वपूर्ण महाजनपद के रूप में उभरा। और मगध क्षेत्र जो है यहाँ पर लिखा गया शक्तिशाली महाजनपद कैसे बना, क्योंकि यहाँ पर क्या था, खेती के लिए उपजाऊ जमीन थी। पहला पॉइंट क्या है, खेती के लिए उपजाऊ जमीन थी, लोहे की खदानें थी जिनसे हथियार बनाना आसान था, यहाँ पर हाथी उपलब्ध थे जो एक सेना का प्रमुख साधन माने जाते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर, और गंगा और सोन नदी में नौका द्वारा यातायात की सुविधा भी प्रदान की जाती थी। तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के हैं, ये मौसूरा महाजनपद जो एग्जाम में आता है। अब आते हैं इसके साथ ही जो क्वेश्चन है वो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना तथा राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत और मैगस्थनीज की सैनिक गतिविधियां। तो ये चैप्टर से जो है मे भी 2 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, जो मैंने दूसरा क्वेश्चन जो इसमें ऐड कर दिया है, मगर एक तरीके से 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, याद रखना आपको। किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये आपको याद रखना है ताकि क्वेश्चन आ जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और कब की, 321 ईसापुर में। कब की थी, 321 ईसापुर में। अब क्वेश्चन पे आते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना और राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत। अब राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत क्या थे, मैगस्थनीज की इंडिका, जिसमें उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मौर्य काल में भारत के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका पुस्तक है, और इसका शासन व्यवस्था, समाज, राजनीतिक, आर्थिक गतिविधियों का वर्णन किया गया है। दोबारा बताता हूँ, इसमें व्यवस्था, राज्य व्यवस्था या शासन व्यवस्था कह सकते हैं, समाज, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का वर्णन किया गया है, किसमें, मैगस्थनी की इंडिका में। दूसरा आता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से, मैंने आपको बताया, पहला क्या बताया, मैगस्थनीज की इंडिका। दूसरा बताया मैं आपको कौटिल्य की अर्थशास्त्र। अब कौटिल्य की अर्थशास्त्र क्यों है, पुस्तक जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, अर्थशास्त्र बुक, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट अभिलेख और सिक्के। देखो, हमें जो जानकारी के स्रोत है राजनीतिक इतिहास के, उसमें हमें सिक्के और अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य में जानकारी के सबसे ज्यादा वहां सिक्के और अभिलेख और शिलालेख मिलते हैं, जो धर्म, समाज आदि के बारे में बताते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के साहित्य किस बारे में एक तरीके से हमें क्या, राजनीतिक इतिहास के मुख्य जो स्रोत है वो माने जाते हैं, कौन से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म साहित्य। अब मैगस्थनी की सैनिक गतिविधि क्या है, मैगस्थनी की ने सैनिक गतिविधियों का संचालन जो है, जिसमें 6 समिति और 1 उपसमिति का वर्णन किया है। 6 समिति और 1 उस समिति का वर्णन किया गया है। इसमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना, दूसरे काम यातायात के संचालन करना और खान पीन का, तीसरे का काम पैदल सैनिकों का संचालन करना, नेक्स्ट चौथे का काम है घोड़ों का संचालन करना, पांचवे का काम था रथ रोइयों का संचालन करना, छठे का काम था हाथियों का संचालन करना, और दूसरी जो उपसमिति जो बनाई गई थी उसका काम था ढोने के लिए बैलगाड़ी व्यवस्था करना, ये सारी इसका काम था। तो मैगस्थनीज की जो भी मैंने गतिविधियां बताई, सैनिक गतिविधियां, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो आपको जैसे मैंने ओरली बताया, फटाफट बताया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो मैंने आपको बताया, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और उसके आंसर जो बता रहा हूँ उसको नोट भी कर सकते हैं साथ। यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा तो दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन से पॉइंट इसमें बताए हैं। अब आते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। अशोक ने 27 वर्ष राज किया और 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई, और जिसके कारण मौर्य साम्राज्य क्या हुआ, छिन्न भिन्न हो गया। दोबारा बताता हूँ, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था, कि अशोक ने 37 वर्ष तक राज किया और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, पर साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। ब्राह्मणी राजा द्वारा पैदा की गई प्रक्रियाओं के फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य की वंश जो नींव थी वो हिल गई, किसके द्वारा, ब्राह्मण द्वारा। नेक्स्ट, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद 29 वर्ष राज किया और लंबे काल के में सेना को बिल्कुल रहना पड़ा, और मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण वित्तीय संकट भी था, मतलब पैसे संबंधी संकट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है, मौर्य साम्राज्य के 4 राजनीतिक केंद्र कौन से, ये मैप में भी आते हैं, ध्यान रखना।
पाटलिपुत्र, उज्जैनी, स्वर्णगिरी और तक्षशिला। ये आपको नाम याद रखने हैं। ये नाम जो है आपको भरने के लिए आते हैं कि राजनीतिक केंद्र कौन कौन से हैं, तो आपको बताना चाहिए पाटलिपुत्र, उज्जैनी, स्वर्णगिरी और तक्षशिला, ये 5 केंद्र है। तो बच्चों मैंने आपको ये 2 चैप्टर के जो फटाफट जो क्वेश्चन बताए आपको और आंसर विद आंसर ओनली बताया, इनको एक तरीके से याद करके जाइए, पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर है वो है 3rd चैप्टर आपका हिस्ट्री का, वो है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट कौन से मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है आप ओरली, मैं आपको ओरली बता देता हूँ कि ओरली इसमें क्वेश्चन जो है वो है आपका पहला कि महाभारत की विशेषता। तो पहला जो क्वेश्चन है महाभारत की विशेषता। दूसरा क्वेश्चन है महाभारत में स्त्रियों का गोत्र कैसे निश्चित किया जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ब्राह्मणी पद्धति के अनुसार स्त्री का गोत्र कैसे निर्धारित किया जाता था। अब देखो ये जो क्वेश्चन है महाभारत की विशेषता, पहले आपको बताता हूँ महाभारत की विशेषता क्या है। महाभारत की विशेषता, महाभारत जो भाषा जो है उसकी संस्कृत है। पहला पॉइंट, महाभारत की भाषा जो वेदों और प्रशस्तियों के भाषा सरल है, वेदों की भाषा जो है इसमें सरल है। और महाभारत के ग्रंथ कई लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं। किसके? कई लेखकों के द्वारा लिखे गए हैं। महाभारत में युद्धों का, वनों का, त्योहारों का, राजमहलों का, बस्तियों का, व्यवहारों का आदि का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट, महाभारत के जो ग्रंथ है वो 10,000 से भी कम थे। महाभारत के में सामाजिक श्रेणियों और अग्र व्यवहार विवाह के नियमों का आदि का वर्णन भी किया गया है। तो ये मैंने महाभारत की विशेषता बता दी। अब आते हैं महाभारत काल में स्त्रियों को और पुरुषों के संदर्भ में अधिकार, क्वेश्चन आता है महाभारत में स्त्रियों को गोत्र कैसे निश्चित किया जाता था, या ब्राह्मणी पद्धति के अनुसार स्त्रियों को गोत्र कैसे निश्चित किया जाता था। ये दोनों क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, दोनों का आंसर का जो सेम मतलब जो है सेम है। मैं आपको बताता हूँ गोत्र कैसे निर्धारित किया जाता था। तो इसमें लिखेंगे लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद, किसका पॉइंट बता रहा हूं मैं, ब्राह्मणी पद्धति के अनुसार स्त्रियों का गोत्र कैसे निर्धारित किया जाता था। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस चेंज होकर आ सकते हैं। लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद ब्राह्मणी पद्धति का विकास हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा, ब्राह्मणी पद्धति के अनुसार ब्राह्मणों का वर्गीकरण गोत्रों के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? गोत्रों के आधार पर किया जाता था। और गोत्र का नाम वेदी ऋषि मुनियों के नाम पर रखा जाता था। और गोत्र पद्धति के 2 विशेषताएं महत्वपूर्ण थी। विवाह के समय महिलाओं को पिता का गोत्र का माना जाता था और विवाह के बाद पति के गोत्र का माना जाता था। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें वो है महाभारत काल में स्त्रियों तथा पुरुषों के अधिकार। सबसे मेन जो है, मैं आपको इसलिए फटाफट बता रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि आपका पेपर भी है और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है हिस्ट्री के, और आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं रिपीट, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आंसर सबसे मैं लिखूंगा तो टाइम सबसे ज्यादा लगेगा, तो उसमें ओरली बता रहा हूँ कि ओरली से क्या होता है, जल्दी याद हो जाता है। तो मैंने जो क्वेश्चन लिखा, महाभारत काल में स्त्रियों का गोत्र के स्त्रियों और पुरुषों के अधिकारों का वर्णन करने के लिए आता है कि उनके अधिकारों का वर्णन कैसे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद जो है, मृत्यु के बाद अधिकार होना चाहिए, मतलब संपत्ति पे क्या है, सभी पुत्रों का समान अधिकार होना चाहिए। दोबारा बताता हूँ, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर बराबर अधिकार होना चाहिए। किंतु नेक्स्ट पॉइंट, किंतु सबसे बड़े पुत्र को विशेष भाग दिया था, मतलब सबसे बड़े पुत्र को विशेष भाग दिया जाता था, ये आपको याद रखना है। और पिता की संपत्ति में स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं होता था। जो भी विवाह के दौरान उनको जो मिला है उस पर उनका अधिकार होता था, किंतु विवाह के समय जो मिले उपहार होते थे उस पर अधिकार बनाया जाता था। स्त्री के धन पर पति का अधिकार नहीं होता, धन पे पति का अधिकार नहीं होता था। और स्त्रियों का विवाह गोत्र के बाहर उचित समय
पे करना पिता का कर्तव्य माना था कि उचित समय पर एक विवाह करना और पुत्र के जन्म को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है चंडाल। चंडाल कौन थे, उनके कार्य। तो मैं आपको ओरली क्वेश्चन बोल दिया, आप लिख सकते हैं उसको। चंडाल वह लोग होते हैं जो शवों का अंतिम संस्कार करते हैं, पशुओं को उठाना, खाल उतारना, उनको चंडाल कहते हैं। अब इनके कार्य क्या है ये इंपॉर्टेंट है। वे नगर अथवा ग्राम से बाहर रहते थे। दूसरा, वे मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनते थे, गहने पहनते थे। तीसरा, वे रात के समय नगरों अथवा ग्राम में आ नहीं सकते थे। जब वे शहर अथवा बाजार में आते थे तो आने से पहले लकड़ी से आवाज करते थे और संकेत देते कि हम आ रहे हैं। तो वहां से क्या होता था, सारे लोग साइड हो जाते ताकि उनके सामने ना आ जाए और वे अशुद्ध ना हो जाए। तो ये माना जाता था। अब आते हैं क्वेश्चन धर्म सूत्रों धर्म शास्त्रों के अनुसार। धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के अनुसार वर्णों के 4 वर्ग। तो वर्णों के 4 वर्ग जो थे धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों के अनुसार 4 वर्ग कौन कौन से थे, तो ये आपको याद रखना है। 4 वर्ग राइटिंग समझ में आ रहा है मगर आपको ओरली बोल रहा हूं। सबसे मैंने ब्राह्मण इसमें है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और चौथा शूद्र है। ये 4 वर्ण थे। 4 वर्णों का वर्गों का वर्णन यहाँ पर किया गया। वर्ग में लिखे तो एक क्वेश्चन बता दो, धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के में वर्णों के 4 वर्गों के लिए आदर्श जीविका के से जुड़े नियम क्या थे। पहला था ब्राह्मण, जिनका कार्य अध्ययन करना, वेदों को शिक्षा प्राप्त करना, यज्ञ करना आदि कार्य थे। दूसरा था क्षत्रियों के कार्य, मतलब क्षत्रियो कार्य क्या थे, युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, ये भी इनका कार्य था। अब वैश्य कार्य क्या था, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना, ये उनका कार्य होता। गो पालन करना और व्यापार करना, ये भी इनका कार्य होता था। नेक्स्ट शूद्र, तीनों उच्च वर्ग जो थे, जो मैंने आपको वर्ग बताए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनकी सेवा करना इनका काम होता था। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो चैप्टर है वो आपका विचारक। विचारक, विश्वास और इमारतें, ये जो चैप्टर आपका, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है जैन धर्म की शिक्षा। क्वेश्चन है जैन और बौद्ध धर्म की शिक्षा। बौद्ध धर्म की शिक्षा, तो मैं आपको शॉर्ट भी लिख रहा हूं ताकि आपको याद रखे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो मैं पहले जैन धर्म कह रहा था। जैन धर्म जो था, जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे, जो अहिंसा में विश्वास रखते थे। अहिंसा मतलब लड़ाई ना करना। महावीर से पूर्व पहले 23 धर्मगुरु थे, जिनको तीर्थकर कहा जाता है। उनके अनुसार मनुष्य जानवरों को, कीड़े मकोड़ों को और नहीं मानना चाहिए, इनके अनुसार पेड़ पौधों को। और वे पत्थर और चट्टान में भी जीवन मानते थे। क्या मतलब, पत्थर और चट्टान में भी जीवन का मानना यह था। जन्म, जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म कर्म पे आधारित होता है। मतलब उनका कहना था जो जन्म होता है हमारा, पुनर्जन्म होता है, वो कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। और भगवान महावीर घोर तपस्या में विश्वास रखते थे और कर्म की चक्र की, मतलब जो कर्म करोगे उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते थे, उनका कहना था। महावीर यज्ञ आदि में विश्वास नहीं रखते थे। जैन साध्वी 5 व्रत थे जैन साध्वी के। वो कौन से, हत्या न करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचार्य का पालन न करना, धर्म संग्रह न करना, ये इनके 4-5 जो है व्रत थे, आपको याद रखना है। अब आते हैं बौद्ध धर्म। लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। मैंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट, लोग किसमें, बौद्ध धर्म के बारे में आता है। तो इसमें लिखेंगे कि बौद्ध धर्म जो थे, लोग समकालीन धार्मिक, बौद्ध धर्म जो है कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से संतुष्ट नहीं थे और बौद्ध धर्म में आचरण और मूल्यों पर अधिक जोर दिया गया है। मित्रता और करुणा के भाव को महत्व दिया गया है। और प्रचारकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार मध्य एशिया श्रीलंका में किया है, ये भी आपको याद रखना है। और इस धर्म के प्रचार अशोक की भूमिका महत्वपूर्ण, मतलब अशोक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इसका प्रचार किया है। स्तूपों व अन्य बौद्ध इमारतों में इनका निर्माण करवाया गया। भगवान का होना ना होना अप्रासंगिक है, मतलब कह भी सकते हैं और ना भी कह सकते हैं, तो अप्रासंगिक माना है। दुख मनुष्य के जीवन का अंतर ही तत्व है, मतलब दुख मनुष्य के जीवन का अंतर ही तत्व है। दुख तो है ही मनुष्य के जीवन में, तो याद रखना है। इंसान को खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। राजा द्वारा संरक्षण, जैसे अशोक, हर्षवर्धन, इनके संरक्षण है, याद रखना ये भी। और जाति एवं अछूत ना होना, ये उन्होंने माना। भिक्षु को अच्छा व्यवहार पर चरित्र पे वर्णन करना, ये उन्होंने कहा है। अब आते हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे।
तो स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं? तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, स्तूप बनाने का मुख्य कारण महात्मा बुद्ध के अवशेषों को संभाल के रखना। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा है, इस प्रकार के अवशेषों को कई पवित्र स्थानों पर गाड़ दिया जाता था और वहां पर स्तूप बनाने का आदेश दिया जाता था। स्तूप जो है बुद्ध और बौद्ध के प्रतीक माना जाता था। किसका? बुद्ध और बौद्ध का प्रतीक माना जाता है। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हिस्सों को कई भागों में बांटकर वहां पर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। ये आपको रखना है। स्तूप की संरचना कैसी होती थी वो इंपॉर्टेंट है। स्तूप अर्थात गोलाकार जो है अर्धगोलाकार टीला होता था और जिसे बाद में अंड कहा गया। अंड के ऊपर छज्जे जैसी एक हार्मिका होती थी जो देवताओं को घर का प्रतीक मानी जाती थी। हार्मिका में एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे। मतलब मस्तूल जो निकल रहा है, एक डंडा जो निकल रहा है, उसको यष्टि कहते थे। और जिस पर पर्याप्त छतरी लगी होती थी जिसमें हम अपने धर्म से रिलेटेड झंडा लगा सकते हैं वो। और टीलों के चारों ओर वेदिका होती थी। मतलब एक वेदिका बनाई जाती थी चारों ओर। और सांची की जो मूर्तिकला, क्वेश्चन आएगा, सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य का कहाँ से सहायता मिलती है? दोबारा बताता हूँ, सांची की मूर्तिकला को समझने में बौद्ध साहित्य को ज्ञान को कहाँ से सहायता मिलती है? तो जातक कहानियों से हमें सांची के स्तूप और तोरण द्वार के बारे में पता चलता है। किसमें? जातक कहानियों से। दूसरा, इस मूर्तिकला में अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्यों का जातक कहानियों से लिए गए हैं। नेक्स्ट, सांची की मूर्तिकला में जाति के साथ साथ जानवरों की कहानियों को भी लिया गया है। और सांची की मूर्तिकला को समझने में इतिहासकार जो है असफल रहे हैं, इसलिए उन्हें सांची की मूर्तिकला को वृक्ष और सर्प का पूजा करने केंद्र माना है। किसको? वृक्ष और सर्प का। अब आते हैं सांची के संरक्षण में भोपाल की बेगमों का योगदान। ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्वेश्चन है, भोपाल की बेगमों का योगदान। तो आपको याद रखना है कि योगदान किसमें है? सांची के स्तूप में। तो यहां पर है कि सांची के स्तूप में भोपाल की बेगमों का योगदान। अब क्या है संरक्षण में? उन्होंने सांची के स्तूप को रखरखाव के लिए अनुदान दिया। अनुदान मतलब दान दिया, धन का। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और एक अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। तीसरा, यहाँ रहकर सर जॉन ने सांची पर एक पुस्तक लिखी और सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। या यदि यहाँ स्तूप जीवित है तो केवल बेगमों के योगदान से जीवित है। मतलब कहाँ पर? सांची में। यहाँ केवल सांची का स्तूप हमारे देश की महत्वपूर्ण वास्तुकला है जिसकी संरक्षण भोपाल की बेगमों के द्वारा की गई है। अब अमरावती के जो स्तूप थे वो नष्ट कैसे हो गए सांची? तो यहाँ पर अमरावती की जो खोज है वो थोड़ी पहले की गई थी और विद्वान इसका महत्व नहीं समझ पाए थे। अंग्रेज अधिकारियों ने कि लोगों ने अमरावती की मूर्तियों को पाना में असामान्य बात कही और कुछ स्थानीय राजाओं ने अमरावती के स्तूप के अवशेषों को मंदिर बनवा दिए। तो ये आपको याद रखना है। तो बच्चों, मैंने जो आपको बताया था 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं और ओरली बताए हैं और मानता भी हूँ कि इसको मैंने फटाफट बताया था कि आपको क्लियर हो जाए। बस आपको क्वेश्चन याद रखना है कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड आता है। तो आपको जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उनके आंसर जो जल्दी जल्दी बताएं शॉर्ट तरीके से। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसको आप वीडियो को शेयर भी करें और एक तरीके से चैनल को, सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें क्योंकि ये चैनल में जो भी मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट तरीके से बताता हूँ ताकि सारे जो पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, आज के लिए काफी। और जो इसके आगे चैप्टर है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो इससे पहले आप इन क्वेश्चनों पे एक तरह फोकस करें ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। ये फर्स्ट टर्म का सिलेबस है मगर आपको याद तो रहना चाहिए ना। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आगे बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर करूंगा। धन्यवाद।